फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बहुत ही इजी तरीके से अपन समझेंगे। तो देखिएगा, इस थ्योरी में जाने से पहले मैं आप लोग को इजी तरीके से FATF क्या काम करती है वो आपको पहले मैं समझाता हूं, जिससे कि आपके कंसेप्ट्स FATF से रिलेटेड क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। राइट, तो देखो, ये मान के चलो ये एक प्रकार का ऑफिस है जिसका काम क्या होता है, पूरे दुनिया भर में जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे होते हैं उस पर ये निगरानी रखती है। पैसों के जो ट्रांजैक्शन होते हैं ना, ये देखती है कि एक कंट्री से पैसा दूसरी कंट्री में जा रहा है तो क्या वो पैसे का इस्तेमाल टेररिस्ट फाइनेंसिंग में तो नहीं किया जा रहा या किसी इलीगल एक्टिविटी में तो नहीं किया जा रहा, ये चीज ऑब्जर्व करती है। दूसरी चीज देखती है कि कहीं कोई व्यक्ति इस प्रकार से अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में तो कन्वर्ट नहीं कर रहा, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी में होता क्या है, इस पर भी अपन बात करते हैं। तो देखो गाइस, आपने हवाला के बारे में सुना होगा, हवाला का काफी बड़ा नेटवर्क होता है, और नहीं सुना तो आपको पढ़ना है ही, ऑलरेडी आपके जीएस पेपर 3 में है ये वाला टॉपिक, हवाला के बारे में आपको पढ़ना ही है। तो मैं भी आपको बताता हूं, हवाला एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसके माध्यम से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पैसा जो है वो भिजवाया जाता है, और ये पैसा जो होता है वो ब्लैक मनी होता है। तो ये किस प्रकार से इनका ऑपरेशन होता है तो ये भी समझो आप। तो देखो, एक व्यक्ति इंडिया के अंदर है, उसके पास 100 करोड़ रुपए है, वो व्यक्ति जाएगा हवाला के एजेंट के पास, हवाला के एजेंट को 100 करोड़ रुपए देगा, और हवाला का एजेंट वो 100 करोड़ रुपए लेकर जाएगा जहां पर भी उसको डिलीवर करना है। क्या ऐसा होता है? नहीं, एक व्यक्ति उसको पैसे, यानी कि जो व्यक्ति है जिसने हवाला के एजेंट के पास कांटेक्ट किया, तो वो जो 100 करोड़ रुपए उसको हवाला के एजेंट को देगा ना, तो हवाला का एजेंट सिर्फ उससे ये बोलेगा कि आपको पैसे कहां पहुंचाने हैं, तो वो बोलेगा मुझे पैसे अमेरिका में पहुंचाने हैं। अमेरिका में कहां पर पहुंचाने हैं, तो वो पूरा एड्रेस देगा। ये बंदा फोन करेगा अमेरिका में, उसी समय उसका एजेंट जाएगा अमेरिका में उस बंदे के पास जिस तक पैसे पहुंचाने थे या जिस जगह पर पैसे पहुंचाने थे वहां पर उसका एजेंट जाएगा अमेरिका में, और यहां से 100 करोड़ रुपए लिए, वहां पे 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। रियल टाइम पे होता है, फिजिकली कहीं पे भी इनका इस नेटवर्क के अंदर पैसों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, यानी कि पैसों का ट्रांजेक्शन फिजिकली नहीं होता, सिर्फ बातों पे पैसा चलता है। यहां पर पैसे दिए, वहां पर सामने वाले बंदे के पास पैसे पहुंच गए। ये पैसा उठाकर एक कंट्री से दूसरी कंट्री नहीं ले जाते। इनका जो पूरा काम चलता है वो सिर्फ फोन कॉल्स के ऊपर चलता है, और इनका नेटवर्क इतना ज्यादा बड़ा है कि इनकी जो डील होती है, एक तो वो करोड़ों रुपए की डील होती है, हर बार हम लोग को ये चीज देखने को मिलती है। और जब आप ऑब्वियसली बात है यार, जब आप IAS IPS बनोगे तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि आपके क्षेत्र में कौन से हवाला के एजेंट्स हैं, क्योंकि पता होता है ऑफिशियल्स वगैरह को, एजेंट्स वगैरह के बारे में। और इनका नेटवर्क बहुत हाई होता है, बहुत हाई, और पूरा इलीगल पैसा जो है वो इनके थ्रू ट्रांजैक्ट होता है। अब आप बोलोगे कि सर मतलब यहाँ पे पैसे लिए, वहां पर पैसे दे दिए, अब उस बंदे ने पैसे दे दिए तो उसको तो पैसे मिले नहीं। गाइस, इनका पूरा सिस्टम जो चलता है ना वो पर्ची सिस्टम होता है एक प्रकार का, यानी कि कल को अगर उनको 100 करोड़ रुपए यहां पर ट्रांसफर करने होंगे ना किसी व्यक्ति को इंडिया के अंदर से, तो फिर वो फोन करके अपना बैलेंस यहां से डिडक्ट कर लेंगे। तो पूरा बैलेंस पे उधारी बोल सकते हो, पूरा गेम जो चलता है इनका उधारी पे या सिर्फ बातचीत पे चलता है। और आप जानते हो कि जितने भी इलीगल बिजनेस होते हैं, इनकी बात जो होती है वो बहुत मायने रखती है, और जहां बात खराब हुई वहां पे तो फिर डिश क्या हूं समझ पा रहे होगे, राइट। तो ये वाली चीज होती है इनकी। तो ये इस प्रकार से इनका नेटवर्क चलता है। और अगर आपसे कोई बोले कि हवाला में पैसे में गाड़ी में पैसा भर के जो है वो ले जाया जाता है और इस तरह की, तो ऐसा नहीं होता। इनका काम सिर्फ फोन कॉल पे चलता है। तो ये है एक्चुअली में हवाला सिस्टम। और इसके थ्रू क्या करते हैं, काफी सारे लोग अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं। अब कैसे होता है ये ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट, तो वो भी समझो। तो देखो, इन लोग क्या करते हैं, इनकी शेल कंपनीज होती है, यानी कि इतने बड़ा अमाउंट जो कोई दूसरे कंट्री में भेज रहा है, और किस पर्पस के लिए, ब्लैक से व्हाइट मनी बनाने के पर्पस के लिए भेजा उसने। तो वो क्या करते हैं, इनकी शेल कंपनीज होती है, कहीं पे लिख लो आप SHELL शेल कंपनीज। शेल कंपनीज क्या करती हैं कि ये कंपनी जो होती है वो सिर्फ ऑन पेपर होती है, वहां पर कोई बिल्डिंग नहीं है, वहां पर कोई ऑफिशियल प्रोफेशनल एक्टिविटीज नहीं हो रही है, सिर्फ ऑन पेपर होती है। कंपनी सिर्फ लीगलाइज होती है पेपर पे, कागज पे। एक्चुअल में कोई कंपनी नहीं, आप वहां पर जाके देखोगे खाली मैदान होगा, कुछ नहीं काम हो रहा। बट ये क्या करते हैं, ये वहां से पैसा थोड़ा थोड़ा यहां भिजवाएंगे हर महीने, और ये दिखाएंगे कि हमारा जो है ये कंपनी बिजनेस कर रही है और हमें ये प्रॉफिट आ रहा है। तो ये जो गोलमाल होता है ना, इसको पकड़ने का काम होता है FATF का। दूसरी चीज ये पकड़ती है, देखती है कि जो एक कंट्री के अंदर जो पैसा है उसका किस तरीके से उपयोग कर रही है वो कंट्री। जैसे कि पाकिस्तान को अभी इसने टारगेट किया हुआ, क्यों किया हुआ, क्योंकि इसको शक था कि पाकिस्तान जो है वो पैसे, पाकिस्तान के अंदर जो पैसों का जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो टेररिस्ट फंडिंग के लिए हो रहा है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए हो रहा है। और इस पर FATF ने पाकिस्तान से क्वेश्चंस दिए थे, FATF ने पाकिस्तान को क्वेश्चंस दिए थे, और उस क्वेश्चंस का जवाब पाकिस्तान दे नहीं पाई FATF को। तो इसने FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया। इनकी ग्रे लिस्ट में आने का मतलब क्या होता है, एक कंट्री को
वार्निंग दी जाती है कि अगर समय रहते हुए आपकी जितनी भी एक्टिविटीज है आप बंद कर दो, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। अब ये FATF जिन भी कंट्रीज को ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में डालती है ना, ये मान के चलना उन कंट्रीज के साथ कोई भी दूसरी कंट्रीज किसी भी प्रकार से डील नहीं करती है, एक प्रकार से बॉयकॉट कर दिया जाता है उन कंट्रीज को। अब ये क्यों किया जाता है उसके पीछे भी लॉजिकल आंसर आप समझना। और ऐसी कंट्री के अंदर कोई भी MNC मल्टीनेशनल कंपनी यहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करती है। जैसे कि हमारे यहां पर देखिए इंडिया के अंदर काफी सारी MNCs हम लोग को देखने को मिलती हैं, बट अगर कोई भी कंट्री FATF की लिस्ट में अगर आ जाती है ना, चाहे वो ग्रे लिस्ट हो या ब्लैक लिस्ट की, तो फिर बात ही अलग है। ब्लैक लिस्ट तो टोटल बॉयकॉट होता है, ग्रे लिस्ट तो एक वार्निंग की तरह दी जाती है, राइट, कि आप जो है वो समय रहते समझ जाओ। तो जैसी कोई कंट्री ग्रे लिस्ट में आएगी ना, तो वैसे ही वहां पर MNCs ऑपरेट करना बंद कर देंगी, वहां पर जाएगी नहीं कोई MNC, कोई ना कोई कंट्री लोन देगी, ना कोई कंट्री बायलैटरल रिलेशन करेगी, या फिर जो वर्ल्ड बैंक जो होती है या IMF हम लोग को देखने को मिलती है, तो वो भी ऐसी कंट्रीज को लोन्स नहीं देती है जिन कंट्रीज का नाम जो है वो इसकी लिस्ट में आ जाता है FATF की। तो आप समझ ही पा रहे होंगे कि जब वर्ल्ड बैंक IMF लोन नहीं दे रही है तो FATF कितनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कितनी इंपॉर्टेंट बॉडी है कि नहीं। अब ऐसा क्यों होता है, अब इसके पीछे का आप लॉजिक समझना। जैसे कि मैंने भी आपको बोला ना, कोई MNC वहां पर इन्वेस्ट नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी, तो लोकल अपन बात करते हैं इस पर, लोकल एग्जांपल से समझते हैं चीजों को। जैसे ये आप एक कंपनी के साथ काम कर रहे हो, ठीक है, यानी कि आपकी एक अलग कंपनी है, आपकी एक दूसरी कंपनी के साथ आपके कुछ ट्रांजैक्शन चल रहे हैं, कोई भी बिजनेस चल रहा है, बट अगर आपको पता लगता है कि वो जिस कंपनी के साथ आप बिजनेस कर रहे हो वो कंपनी जो है वो किसी इलीगल बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो ऑटोमेटिकली आप जो है वो अपना रास्ता काट लोगे उस कंपनी से। क्यों काट लोगे, क्योंकि बिकॉज यू डोंट वांट कि अथॉरिटीज आपके पास आए और आपसे पूछताछ करें। द प्रॉब्लम, अब आप बोलोगे सर हम तो गलत नहीं, हमसे पूछताछ करेंगे तो भी क्या होगा। गाइस टाइम मैटर करता है बड़ी कंपनीज के लिए। अगर बड़ी कंपनीज का एक एक मिनट जो होता है ना वो 1-1 करोड़ रुपए का तक का हो जाता है, 1 करोड़ रुपए भी बहुत कम बोल रहा हूं ऐसे तो मैं, तो उनके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब उनकी कंपनी के पास अगर FATF निगरानी रखेगी, FATF की अथॉरिटीज अगर बार बार आके पूछताछ करेंगी, डेटा मांगेंगी, राइट, तो ऑब्वियस ही बात है कि उनका टाइम जो है वो बर्बाद होगा। कोई नहीं, जैसे कि हम ही लोग को देख लो, अगर पूछताछ करने के लिए पुलिस वगैरह अगर घर पे आती है या अपने ऑफिस पे आती है, तो उस समय ऑब्वियस ही बात है हम तो गलत नहीं है, हम जो भी इंक्वायरी है वो कर रहे हैं उसका हम लोग रिप्लाई करेंगे, बट द प्रॉब्लम इज कि उस समय हमारा बिजनेस हैम्पर हो रहा होता है ना। तो दैट इज व्हाई सच कंपनीज थिंक कि यार अगर ऐसी कंट्री के साथ अगर हम लोग डील करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है वो हम लोग घेरे में आ जाएंगे और हमें फिर जवाब देना पड़ेगा, और कोई भी कंट्री ऐसा चाहती नहीं। और दूसरी बात, एक रेपुटेशन भी होती है, काफी सारे जब बड़े बड़े बिजनेस जो लोग करते हैं उनकी रेपुटेशन भी होती है। अब वो ऐसी कंट्री के साथ थोड़ी ना अपनी डीलिंग करेंगे जिस कंट्री के ऊपर ऑलरेडी आरोप लगे हुए कि यार ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग करती है, टेररिस्ट फंडिंग करती है ना। तो इसीलिए यहां पर बॉयकॉट करना शुरू कर दिया जाता है ऐसी कंट्री को। इंटरनेशनल लेवल पर भी, इंटरनेशनल फोरम पर भी उसको इन्वाइट नहीं किया जाता है, उसको टोटली बॉयकॉट कर दिया जाता है। इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं कि उसको टोटली जो है उसके साथ कोई भी कंट्री डील ना करे, उसको कोई भी लोन ना दे, राइट। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि अगर कोई एक ऐसी इस तरीके की एक्टिविटी कर रही है जो कि वर्ल्ड के इंटरेस्ट के लिए खतरा है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है पूरे वर्ल्ड का एक हम लोग को इशू देखने को मिलता है ना, टेररिज्म, और कोई कंट्री अगर टेररिज्म को फाइनेंसिंग ऑफर कर रही है तो दिस इज रॉन्ग। तो ये एक एथिकल प्रैक्टिस भी एक प्रकार की होती है सभी कंट्रीज की कि वो ऐसी कंट्री को बॉयकॉट करें जिन कंट्रीज का नाम जो है वो FATF की इस लिस्ट में आ जाता है। तो ग्रे लिस्ट का मतलब सिंपल सॉलिड तरीके से ये समझना, ग्रे लिस्ट में अगर कोई कंट्री आ रही है तो इसका मतलब यह है कि FATF ने उस कंट्री को वार्निंग दी है, और उस कंट्री को ग्रे लिस्ट में तभी रखा जाता है जब वो कंट्री FATF के क्वेश्चंस का प्रॉपर जवाब ना दे पाए। इससे पूछा था पाकिस्तान से कि बताओ कि ये ट्रांजैक्शंस कहां पे हुए, तो उसका वो प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर पाई, राइट। तो इसी को लेकर उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया, और FATF ने बोला कि आपको ये फलाना कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, और अगर आप ये करके आ जाते हो तो फिर हम लोग को साबित हो जाएगा कि हाँ आप टेररिस्ट फाइनेंसिंग नहीं कर रहे हो। बट ऐसा नहीं हुआ, उसको वार्निंग पहले भी दी गई थी, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी इसको कुछ समय के लिए और ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा। अच्छा, यहां पर पता है इस टॉपिक में आपको ग्रे और ब्लैक लिस्ट दो ही दिखाई दे रही हैं, बट इसके अलावा एक लिस्ट और भी होती है FATF की, लिख लो कई बार, डार्क ग्रे लिस्ट, क्योंकि इस टॉपिक में जो है वो मैंने गो थ्रू किया था तो इसमें मेंशन नहीं था, बट आप कहीं पे लिख लो, क्योंकि एक डार्क ग्रे लिस्ट भी इसकी होती है। डार्क ग्रे लिस्ट को आप ये समझो कि ये सेकंड वार्निंग देती है उस कंट्री को कि अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, नहीं तो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। और एक बार ब्लैक लिस्ट में चली गई कंट्री तो फिर वो तो पूरी तरह से बॉयकॉट। जैसे कि नॉर्थ कोरिया इज इन ब्लैक लिस्ट एट प्रेजेंट, ईरान ब्लैक लिस्ट में है, राइट। तो जिसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। तो ये था पूरा वर्ल्ड टॉपिक FATF के बारे में, इससे बाहर का और कुछ नहीं आप लोग के लिए जानने की आवश्यकता। आप देखो फटाफट अपन थ्योरी देख लेते हैं इसकी। तो FATF एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि 1989 को स्टैब्लिश हुई थी। ये G7 का इनिशिएटिव है, ग्रुप ऑफ 7 नेशंस का इनिशिएटिव है।
G7 के बारे में जिन स्टूडेंट से नहीं पढ़ा, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है। 4 अक्टूबर 2020 को ये अपन ने पढ़ा था। इसके पार्ट 1 में आप चले आना, आप YouTube का सर्च कॉलम है ना, उसमें आप लिखिएगा 4 अक्टूबर 2020 पार्ट 1, उसके आगे लिख देना मेरा नाम कमलाक्ष। जो भी लिस्ट में पहला वीडियो आएगा वो यही वाला आएगा, और इस वीडियो के 20 मिनट 54 सेकंड पे आप जाओगे तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। तो ये टॉपिक एक बार आप देख लेना। और इसमें मैंने और भी काफी सारी चीजें बताई हुई है, बट G7 के बारे में भी एक्सप्लेन किया हुआ था, आप देख लीजिएगा G7 को अच्छे से। और जिन स्टूडेंट्स के पास इसकी PDF आती है, आपको सिंपली ये 20 मिनट 54 सेकंड जहां पर लिखा हुआ ना, वहां पर क्लिक कर लेना, तो आपके सामने वीडियो पॉपअप हो जाएगा। अच्छा, और ये क्या करती है, ये पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, एक प्रकार की पॉलिसीज बनाती है, काम करती है कि जितने भी नेसेसरी पॉलिटिकल मुद्दे वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उसको रिजॉल्व करने का इसका काम होता है, राइट। नेशनल लेजिस्लेटिव और रेगुलेटरी रिफॉर्म से रिलेटेड अलग अलग एरियाज में इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, जो पेरिस के अंदर है, तो उसी के हम लोग को हेडक्वार्टर में ही देखने को मिलता है, राइट। और इसके अलावा इसके रोल्स और फंक्शंस की बात करें तो इनिशियली ये जो एस्टैब्लिश हुई थी, ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के पर्पस के लिए एस्टैब्लिश की गई थी। फिर अक्टूबर 2001 में इसको और काम दिए, जैसे कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकना, राइट। फिर अप्रैल 2012 में इसको क्या काम दिया कि जो भी फाइनेंसिंग होती है न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह के लिए, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए, राइट, यानी कि कोई भी एक कंट्री दूसरी कंट्री को या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन को ये अगर पैसे दे रही है न्यूक्लियर बॉम्ब के पर्पस के लिए, तो फिर जो है वो इन सब चीजों को रोका जाता है। तो इस पर ये निगरानी रखती है, इनको रोकने का काम करती है ऐसे ट्रांजैक्शन। और इसका मेन फोकस ये होता है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो सिस्टम है वो फेयर रहे, और मतलब यानी कि इसमें किसी प्रकार की इलीगल एक्टिविटीज ना हो, और फेयर तरीके से ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम देखने को मिले। और FATF के अंदर टोटल 37 मेंबर्स होते हैं, 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस इसके हम लोग को देखने को मिलते हैं। और यहां पर पूरे दुनिया भर के, यानी कि पूरी ग्लोब के काफी सारे जो मेजर फाइनेंशियल सेंटर्स हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें ऑब्जर्वर मेंबर भी होते हैं, एसोसिएट मेंबर्स भी हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। इसका काम क्या होता है, स्टैंडर्ड सेट करना और प्रमोट करना, कि जिससे कि लीगल, रेगुलेटरी और ऑपरेशनल मेजर्स को इंप्लीमेंट किया जा सके मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने के लिए, और भी दूसरे जो खतरे हम लोग को इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में देखने को मिलते हैं उनको रोकने के लिए। तो वही पूरी चीज मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी थी। इसकी 2 लिस्ट होती है, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट के अंदर ऐसी कंट्री आती है जिनको नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज या नॉन कोऑपरेटिव टेरिटरीज के नाम से जाना जाता है। इनको ब्लैक लिस्ट में रखा जाता है, यानी कि ये कंट्री जो है वो वार्निंग के बावजूद भी नहीं मान रही थी, ये इनकी टेररिस्ट फाइनेंसिंग कंटिन्यूड थी, ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी। तो ऐसी ही जो कंट्रीज होती हैं तो उनके ऊपर उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। फिर ब्लैक लिस्ट में डालना यानी कि बॉयकॉट, राइट, जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था। और ये समय समय पर अपनी लिस्ट जो है वो रिवाइज करती है। कुछ कंट्रीज अगर वो सुधर रही हैं तो उनको ब्लैक लिस्ट से ग्रे लिस्ट में डाला जाता है, थोड़े समय के लिए ऑब्जर्व करने के लिए, फिर उनको ग्रे लिस्ट से भी हटा दिया जाता है। कुछ को ये हटाती है, कुछ को ये डालती है। तो ये समय समय पर रिवाइज करती रहती है अपनी लिस्ट को देखते हुए, राइट। और ग्रे लिस्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये बेसिकली ऐसी कंट्रीज होती है जिन्होंने अभी अभी इस प्रकार के ऑपरेशंस करना शुरू किए हैं। ऐसी कंट्रीज के अंदर, वही मैं आपको बता रहा हूं ना, शेल कंपनीज होती हैं, तो ऐसी कंट्री के अंदर अगर ज्यादा शेल कंपनीज हैं तो उनको जो है वो फिर मतलब निगरानी रखी जाती है और उनको वार्निंग दी जाती है फिर। और ऐसी कंट्री जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग कर रही हैं तो उनको बेसिकली एक बार के लिए वार्निंग दी जाती है, कहा जाता है कि आप जो है वो ये सब एक्टिविटीज बंद कर दो, और इनकी कुछ नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस ये प्रोवाइड कराती है FATF, उसको फॉलो करना होता है। और अगर एक कंट्री ने ऐसा कर लिया तो फिर उसको ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाता है। बट अगर नहीं किया तो उसको डार्क ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। लिख लोगे डार्क ग्रे लिस्ट, क्योंकि यहां पर नहीं था, तो डार्क ग्रे लिस्ट में रखना यानी कि सेकंड वार्निंग देना। और फिर भी अगर नहीं मानी वो कंट्री तो जाओ, फिर आप कुछ नहीं कर सकते ब्लैक लिस्ट में। ब्लैक लिस्ट में यानी कि फिर टोटली बॉयकॉट। तो बॉयकॉट यानी कि इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए जाते हैं IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, और भी काफी सारे जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उनसे फिर सैंक्शन लगा दिए जाते हैं। और फिर उनको लोन्स वगैरह नहीं मिलता, राइट, जो मैं अभी आपको बता रहा था। इंटरनेशनल ट्रेड रिड्यूस हो जाता है, वो MNC वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था। और इसके अलावा इंटरनेशनली जो फोरम्स वगैरह जो होते हैं उससे ऐसी कंट्रीज को बॉयकॉट कर दिया जाता है, राइट। इवन जो ग्रे लिस्ट में जो कंट्रीज जाती है ना, तो उनके साथ भी ये होना शुरू हो जाता है। ब्लैक लिस्ट में तो टोटली बॉयकॉट, ग्रे लिस्ट के अंदर तो थोड़े। अब देखो, अगर कोई भी कंट्री, कोई नहीं चाहेगी कि उसका ट्रेड बंद हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग क्या देखते हैं कि जब किसी कंट्री का ट्रेड होता है दूसरी कंट्री के साथ, तब वो बढ़ती है, राइट, यानी कि तब वो ग्रोथ करती है, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रेड से ही तो पैसा आता है ना कंट्री के अंदर। तो और कोई नहीं कंट्री चाहती कि उसका ट्रेड, उसका धंधा पानी बंद हो जाए, क्योंकि धंधा पानी बंद हो गया तो वो कंट्री खत्म फिर, है ना। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। सिर्फ इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी है, और होपफुली मैं शायद आपको समझाने में मतलब ठीक ठाक तरीके से समझा दिया होगा मैंने वाला टॉपिक आपको, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं चाह रहा था कि आपको वेरियस एग्जांपल्स हो, जिससे कि हर एक कंसेप्ट आपके माइंड में फीड हो जाए।